हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्टेमिस 1 मिशन। तो क्या है ये आर्टेमिस 1 मिशन? तो ये मिशन जो है वो अनमैन्ड मून मिशन है। ठीक है, मून के लिए ये मिशन है और किसने लॉन्च किया है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ठीक है, नासा कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। तो ये जो नासा है उसने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। 16 नवंबर को ये मिशन लॉन्च हो गया है और ये अनमैन्ड मून मिशन है कि जिसमें ह्यूमंस नहीं जाएंगे। काफ़ी सारे डिले हुए थे ये मिशन को लॉन्च करने में और काफ़ी टेक्नोलॉजिकल फेलियर हुए, नेचुरल डिजास्टर्स आए। ठीक है, तो ये 2 महीने से ये मिशन जो है वो पोस्टपोन हो रहा था, लेकिन अभी उसको लॉन्च कर दिया गया है। ये जो लॉन्च हुआ है कौन से रॉकेट से हुआ है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, ये रॉकेट का नाम है। ये रॉकेट से ये मिशन को लॉन्च किया गया है। और कहाँ से? तो केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में। तो वहाँ से ये मिशन को लॉन्च किया गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि आर्टेमिस 1 जो है वो नासा का अनमैन्ड मून मिशन है जिसे लॉन्च कर दिया गया है। रॉकेट जो यूज किया है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम और केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया है। अभी ये मिशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो वो अनक्रूड मिशन है, अनमैन्ड मिशन नासा का, वो हमने देखा। उसका नाम कहाँ से मिला है? तो नासा ने ना 50 इयर्स पहले ये अपोलो लूनर मिशन लॉन्च किए थे जिससे वो ह्यूमंस को मून के ऊपर लैंडिंग करवाया था। ठीक है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून के ऊपर लैंड किया था वो मिशन का नाम था अपोलो मिशन। तो ये अपोलो मिशन के 50 इयर्स के बाद में ये आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है। तो अपोलो जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो हो सन गॉड को कहते हैं और उनकी सिस्टर का नाम है आर्टेमिस। तो ये उनकी सिस्टर के नाम से, अपोलो की सिस्टर आर्टेमिस के नाम से मिशन रखा गया है इनका नाम। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? तो ये जो स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है ये रॉकेट और उसमें ओरियन क्रू कैप्सूल, ठीक है, एक क्रू मॉड्यूल रहेगा कि जो ह्यूमन को मून पे ले जाएगा। तो उसका नाम है ओरियन कैप्सूल। तो ये ओरियन क्रू कैप्सूल प्लस ये स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसका भी ये फर्स्ट फ्लाइट है। तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए ये आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया गया है। एसएलएस जो है वो नासा की नई लार्जेस्ट वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। इससे पहले ये लोग सैटर्न 5 सिस्टम को यूज करते थे 1960-1970s में। इसके बाद में ये एसएलएस जो है इसे डेवलप किया गया है। और आर्टेमिस जो है, आर्टेमिस 1 ये फर्स्ट मिशन है, लेकिन आर्टेमिस मिशन जो है पूरा उसमें आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 ऐसे और 2 मिशन भी होंगे आगे जाके। तो ये जो 2 मिशन है, ये मतलब आर्टेमिस मिशन जो पूरा है आर्टेमिस 1, 2 एंड 3, ये जो है ह्यूमन की मून पे लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए किए गए हैं कि अभी हम मून पे जाके रह सकते हैं। तो इसके लिए ये आर्टेमिस 1 जो है वो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट है इन लोगों की, और बाद में आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 में ह्यूमंस मून पे लैंड करेंगे। तो इसका जो प्राइमरी गोल जो है ये क्या है? तो आर्टेमिस 2 में जब ह्यूमंस लैंड करेंगे तो वो जाएंगे और वापस भी उनको आना है। तो फर्स्ट ये है कि ये जो ह्यूमंस है ये ओरियन कैप्सूल में रहेंगे। तो ये जो ओरियंस की जो सिस्टम है स्पेस फ्लाइट एनवायरनमेंट में, उसे डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसके साथ में ही ये जो पूरी जो ओरियन सिस्टम है उसकी वापस री एंट्री करवानी है। ठीक है ना, जब वापस आएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर में उसकी री एंट्री ठीक से हो, क्योंकि हमको पता है कि री एंट्री के टाइम पे काफी सारे मिशन जो है, पहले भी कोलंबिया मिशन ऐसे फेल हो चुका है री एंट्री के टाइम पे, री एंट्री फेज पे। ये सबसे डेलिकेट फेज होता है। तो री एंट्री, उसके बाद में यहाँ से उसका डिसेंट, ठीक है, वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये डिसेंट होने के बाद में समंदर के अंदर वो गिरेगा जिसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। तो ये स्प्लैश डाउन ठीक से हो रहा है कि नहीं ये, और स्प्लैश डाउन होने के बाद में ये जो क्रू मॉड्यूल है उसको शिप थ्रू स्पेस सेंटर पे ले जाया जाएगा। तो उसे रिकवरी कहते हैं। तो ये रिकवरी फेज जो है, तो इसके जो सारे री एंट्री, डिसेंट, स्प्लैश डाउन और रिकवरी फेज है,
इन सबको भी टेस्ट करना है, इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आर्टेमिस 2 में हम बाद में ह्यूमन को भेज पाए। तो इसीलिए आर्टेमिस 1 जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये एक ऑर्बिटर मिशन है, जैसे कि बाकी सारे मिशन भी मून के अराउंड में ऑर्बिट करते हैं, वैसे ये भी ऑर्बिट करेगा। लेकिन दूसरे ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है कि एक बार सैटेलाइट यहाँ पे ऑर्बिट करे, जैसे उसका काम खत्म हो जाए फिर वो वहीं पे रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ऑर्बिट से इसे वापस अर्थ पे लाया जाएगा। तो इसीलिए इसका रिटर्न टू अर्थ टारगेट वाली ये ऑर्बिटर मिशन है। तो आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में याद रखिएगा कि ये नासा का अनक्रूड मिशन है, आर्टेमिस सीरीज का फर्स्ट मिशन है। उसके बाद आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 जैसे इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशंस होंगे। ठीक है, मून पे ह्यूमन को भेजने के लिए ये मिशन हुए हैं होंगे। अभी इसमें रॉकेट जो यूज किया है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम की, जो सैटर्न 5 के बाद में अभी एक नई वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है नासा की, और उसमें ओरियन क्रू कैप्सूल को भी टेस्ट किया जाएगा कि जिसमें अभी आर्टेमिस 2 में यही क्रू कैप्सूल में ह्यूमंस को भेजा जाएगा। और ये रिटर्न टू अर्थ टारगेट वाला ऑर्बिटर मिशन है, ये लैंड नहीं करेगा। देख लेते हैं पाथ कैसे रहेगा। तो फ्लोरिडा से यहाँ से ये टेक ऑफ करेगा। टेक ऑफ करने के बाद में अर्थ की ऐसे थोड़ी देर के लिए वो ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिट करने के बाद यहाँ से ये जो लॉन्च है, जो SLS जो है, ये अलग हो जाएगा और यहाँ से एक सर्विस मॉड्यूल और ये ओरियन क्रू कैप्सूल, ये दोनों जो है वो मून की ओर जाएंगे। वहां जाके मून के अराउंड में 6 डेज तक वो ऑर्बिट करेगा और फिर बाद में यहाँ से वो वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, रिटर्न टू अर्थ जर्नी। फिर अर्थ पे आएगा। यहाँ पे जैसे अर्थ के ऑर्बिट में वो दाखिल होगा, वैसे ही यहाँ से जो सर्विस मॉड्यूल है ये भी अलग हो जाएगा और ये जस्ट क्रू मॉड्यूल जो है वो ही स्प्लैश डाउन करेगा और यहाँ से क्रू मॉड्यूल की रिकवरी की जाएगी। ये टोटल जो स्पेस फ्लाइट है इसकी, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो टोटल स्पेस फ्लाइट है उसमें ये आर्टेमिस मिशन जो है ये 1.3 मिलियन माइल्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और टोटल 42 डेज, अराउंड 42 डेज जितना इसका टाइम ड्यूरेशन है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है ऐसे मिशंस की, ठीक है, तो ये जो है अभी आने वाली जो नई स्पेस एज है उसका फर्स्ट स्टेप है। ये नई स्पेस एज में हम क्या करेंगे कि अभी तो जस्ट मून अपना टारगेट है, लेकिन बाद में हम मार्स है, मार्स के अलावा भी अगर कोई भी प्लेनेट की जहाँ पे हमें लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसे हर एक जगह पे हम आगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करवा सके, ठीक है, दूसरे प्लैनेट्स पे रह सके, ठीक है, लैंडिंग कर पाए और लिव भी कर पाए, और शायद हम एलियंस को भी मिल पाए। ये थोड़ा बहुत ब्रॉड टारगेट है, बट जो भी है, तो ये जो आगे की स्पेस एज आएगी जिसमें हम दूसरे प्लैनेट पे लैंडिंग करेंगे, जिएंगे वहां पे, और शायद एलियंस को मिल पाए, तो ऐसे जो न्यू वर्ल्ड्स में ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसी स्पेस एज के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसका। अभी ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है उसमें काफी सारी सैटेलाइट्स भी रहेगी, क्यूब सेट्स, मतलब छोटी छोटी सैटेलाइट्स रहेगी। तो उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो स्पेसिफिक कुछ इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहेंगे कि कोई भी जो भी मून है, ठीक है, मून है या तो मार्स है, तो जो प्लेनेट पे अगर ये मिशंस लॉन्च किए जाएंगे वहां पे पानी कोई भी फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये पानी अगर प्रेजेंस है तो उसका ये वाटर प्रेजेंस ये सर्च करेंगे। और दूसरा कि हाइड्रोजन को भी ये सर्च करेंगे। हाइड्रोजन हमें पता है कि एज अ एनर्जी सोर्स ये काफी अच्छा एक एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, तो उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन और वाटर जैसे एलिमेंट्स की, और उसके अलावा दूसरे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे एलिमेंट्स की खोज करेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी। और दूसरा यहाँ पे बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएंगे। इसमें क्या है कि डीप स्पेस एटमॉस्फेयर में उसकी ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट आती है, किस तरह से ये डीप स्पेस एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमन किस तरह से काम करेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। और ये एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे वो डमी पैसेंजर के साथ में होंगे, क्योंकि ये तो अनमेन्ड मिशन है, आर्टेमिस 1 तो फर्स्ट जो मिशन है वो। तो यहाँ पे ओरियन के कैप्सूल में कुछ डमी पैसेंजर्स रखे जाएंगे जो ह्यूमन बॉडी जो है उसको मिमिक करेंगे, और उनके ऊपर जो भी
इफेक्ट आएगी डीप स्पेस एटमॉस्फेयर की, ये इस तरह के बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी ये कंडक्ट करेगा। तो इम्पोर्टेंस क्या है, तो नई स्पेस एज के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। क्यूब सेट्स रहेगी इस पे काफ़ी, कि जो पानी, हाइड्रोजन और दूसरे कुछ भी एलिमेंट्स है कि जो हमें काम के हैं, ऐसे एलिमेंट्स के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट करेगा, और कुछ बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट होंगे डमी पैसेंजर्स थ्रू, ये चेक करेंगे कि डीप स्पेस एटमॉस्फेयर की ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट आती है। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो पूरा जो आर्टेमिस मिशंस है, ठीक है, तो ये पूरे आर्टेमिस मिशंस की, आर्टेमिस 1 2 3, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है नासा के लिए, तो ये देखते हैं। तो इसमें ये नई टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज और बिजनेस अप्रोचेस की फ्यूचर एक्सप्लोरेशन हम जो करेंगे मार्स पे जाने के लिए, मार्स या तो दूसरे कोई भी प्लेनेट, वीनस है, ठीक है, ये सब पे जाने के लिए जो भी नए फ्यूचर एक्सप्लोरेशन होंगे, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना, कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करना, और कुछ बिजनेस अप्रोचेस कि जिससे ये बिजनेस जो है, स्पेस बिजनेस, ये आगे बढ़ पाए। तो ऐसी चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि मून की स्टडी करना एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। मून की स्टडी करेंगे तो हमें शायद अर्थ, मून और अपनी सोलर सिस्टम जो है उसके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में पता चल पाए। तो इसीलिए ये स्टडी जो है ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा कि ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए, ठीक है, अमेरिकन लीडरशिप और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मून पे होना ज़रूरी है, कि ऐसी फर्स्ट कंट्री है, पहले भी मून पे जो है ये अमेरिका के लोग ही गए हैं, अभी भी अमेरिका ही ऐसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून के लिए प्लान कर रहा है। तो मून के ऊपर अगर अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी तो ये एक अलग एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस होगी उनकी, ठीक है, उसकी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इससे काफ़ी आएगी। दूसरा है कि नासा के कॉमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है उसको ब्रॉडन करना है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। ये ऐसी स्पेस फ्लाइट्स अगर नासा करते हैं तो दूसरे कंट्रीज भी बोल सकते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है, हमारे साइंटिस्ट है, उनको भी आप भेजिए। तो वहाँ पे नासा जो है उसके कॉमर्शियल इंटरेस्ट अचीव कर सकते हैं और इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी उसकी इससे बढ़ेगी। दूसरा कि स्टेम, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 4 फील्ड के अंदर जो न्यू जनरेशन है उनको एंकरेज करना कैरियर्स सेटअप करने में। तो एक तो न्यू जनरेशन जो है, यूथ जो है, उनको इंस्पायर करना और उनको स्टेम में कैरियर्स बनाने के लिए एंकरेज करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव्स है। याद रखिएगा आर्टेमिस मिशंस जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन जो भी हम करेंगे उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज, कैपेबिलिटीज और बिजनेस अप्रोचेस को डेमोस्ट्रेट करना, मून की स्टडी करना, ठीक है, जिससे हमें अर्थ, मून और सोलर सिस्टम की ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में पता चल पाए, अमेरिका की लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बढ़ाना ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए, और नासा के कॉमर्शियल और इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो है उसको ब्रॉड करना। उसके अलावा कि जो नई जनरेशन है उसको इंस्पायर करना और स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे कैरियर लेने के लिए एंकरेज करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है वो क्लाइमेट चेंज को, उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए जो कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट में जो गोल्स दिए हैं, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में हर एक जो कंट्री है उन्होंने अपने अपने खुद के गोल्स दिए हैं कि हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, जिसको NDC कहा जाता है, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये जो NDCs जो हर एक कंट्रीज ने पेरिस एग्रीमेंट के लिए दिए हैं, तो एक्चुअली NDCs के हिसाब से कंट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसको फुलफिल करने के लिए कंट्री ने क्या क्या ट्राई किए हैं अभी तक, तो इसके लिए उसका एक परफॉर्मेंस है जिसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स अभी 2023 में रिलीज हुआ है। ये रिलीज कौन करता है, तो 3 एनवायरमेंटल NGOs है जिनका नाम है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये तीनों जो है वो एनवायरमेंटल NGOs है, एनवायरमेंट के फील्ड में काम करते हैं NGOs है। तो ये तीनों मिलके, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये मिलके ये
CCPI को रिलीज करते हैं और उन्होंने ये CCPI रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है इसका इस साल का रैंक 8 है। 63 कंट्रीज को उन्होंने इवेल्युएट किया था, उसमें से इंडिया का रैंक 8 है और इंडिया का पहले रैंक 10 था, तो वहां से ये 8 पे पहुंचा है, मतलब 2 प्लेसेस जो है हमने गेन किए हैं, हमारा रैंक बढ़ा है। तो ये क्यों बढ़ा है, तो ये जो CCPI इंडेक्स है उसमें ऐसे बोला गया है कि इंडिया जो है उनके एमिशन अभी कम हुए हैं। एमिशन मतलब यहाँ पे हो गए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसमें कौन से आएंगे, जैसे कि CO2 है, मीथेन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो गैसेस है उसके एमिशंस अभी हमारे कम हुए हैं और उसके साथ साथ में हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज है वो बढ़ा है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज अभी हमारे वहाँ पे बढ़ा है। तो ये दो कारणों की वजह से इंडिया ने ये जो जंप किया है 10 to 8 रैंक में ये आया है, मतलब इंडिया के जो एफर्ट्स है ये अच्छे एफर्ट्स है अभी तक, ठीक है। तो CCPI जो है वो टोटल 59 कंट्रीज प्लस EU के 4 कंट्रीज ऐसे मिलके 63 कंट्रीज को इवेल्युएट करता है। किस चीज में इवेल्युएट करता है, तो पेरिस एग्रीमेंट है, जो पेरिस कमिटमेंट्स है, ये पेरिस कमिटमेंट में वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं उस हिसाब से। और एक्चुअली ये जो 63 कंट्रीज जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जितने भी होते हैं ग्लोबल लेवल पे उसके ओवर 92% जितना ये लोग ही एमिट करते हैं। इतने ग्रीन हाउस गैसेस 92% ऑफ द वर्ल्ड ये जनरेट करती है इतनी कंट्रीज। तो ये कंट्रीज के पेरिस कमिटमेंट के लिए परफॉर्मेंस कैसा है, इस चीज को ये CCPI इवेल्युएट करता है। क्राइटेरिया कौन से यूज होते हैं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि उनके GHG एमिशंस कितने हैं, ठीक है, बड़े हैं, कम हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का कितना यूज ये कंट्री में हो रहा है, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए कितना रिन्यूएबल सोर्सेज को हम यूज करते हैं। दूसरा कि एनर्जी यूज की पॉलिसी अपनी कंट्री में कैसी है और क्लाइमेट चेंज के लिए रिगार्डिंग हमारी पॉलिसी क्या है। तो ये सब चीजों को ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है, वो क्राइटेरिया यूज करके वो इंडेक्स बनाता है और इंडेक्स के हिसाब से रैंक जनरेट करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो CCPI है 2023 के लिए रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया ने 2 प्लेसेस ऊपर रैंक लिया है, पहले 10 था जो अभी 8 हुआ है, ठीक है। इसे कौन रिलीज करता है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की जो तीनों एनवायरमेंटल NGOs है। इंडिया का जो रैंक जो है, ठीक है, वो क्यों अप गया है, तो लो एमिशंस और रिन्यूएबल एनर्जी के ज्यादा यूज के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया है याद रखिएगा, GHG एमिशंस कितने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कितना है, एनर्जी यूज और क्लाइमेट चेंज के लिए हमारी क्लाइमेट पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट भी इंडिया से पब्लिश हुआ है। इसमें ग्राउंड वाटर अपने पास कितना है और कितने जो ग्राउंड वाटर टेबल कितना है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन अपनी कंट्री में कितना है, उसका एक असेसमेंट ये लोग करते हैं ये रिपोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है ये पब्लिश करते हैं। और स्टेट्स और यूटीज ने कैसे फेयर किया है ग्राउंड वाटर यूसेज में, इसका ये रिपोर्ट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इसे पब्लिश किया है। की फाइंडिंग्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला तो ऐसा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। वर्ल्ड का 1/4 जितना ग्राउंड वाटर सिर्फ हम विड्रॉ करते हैं, जितना भी विड्रॉवल होता है वर्ल्ड में ग्राउंड वाटर का, उसमें से 25% जितना इंडिया विड्रॉ करता है, ठीक है। और ये जो भी विड्रॉवल होता है ग्राउंड वाटर का उसका सबसे ज्यादा 87% जितना इरिगेशन के लिए यूज होता है। पीने के पानी के लिए ये सब के लिए तो अलग है, लेकिन इरिगेशन के लिए 87% जितना यूज होता है, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट में ही दूसरा बोला गया है कि ये साल में हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है वो कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, और उसके साथ में जो ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स थे उनका नंबर भी कम हुआ है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट का मतलब क्या है कि हर साल क्या होता है कि जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे जैसे ग्राउंड वाटर है, तो ये ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हर साल होता है। जैसे ही रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के साथ में ग्राउंड वाटर जो है उसका टेबल ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो रिचार्जिंग कैपेसिटी है
उससे ज्यादा अगर हम एक्सट्रैक्शन कर दे, तो ऐसे जो यूनिट है जिसमें ग्राउंड वाटर कैपेसिटी जो है उससे उसके रिचार्जिंग कैपेसिटी से ज्यादा एक्सट्रैक्शन अगर हो जाता है ग्राउंड वाटर का, तो ऐसे यूनिट्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट कहेंगे। और ये ऐसे ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट का नंबर भी कम हुआ है, प्लस टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है हम लोग जो भी विड्रॉ करते हैं ग्राउंड वाटर, वो भी डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे अभी की हालत ऐसी है इंडिया में कि 67% जितने ग्राउंड वाटर यूनिट जो है वो सेफ है, जहाँ पे रिचार्ज से एक्सट्रैक्शन कम है। ठीक है, जिसका एक्सट्रैक्शन जो है वो रिचार्ज के 70% से कम है। और 14% यूनिट ऐसे है कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, और 4% क्रिटिकल लेवल पे है कि अभी और एक्सट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे शायद ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये 4% क्रिटिकल जोन में है। एक्सट्रैक्शन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे जो भी स्टेट्स है उसमें। राजस्थान हमें पता है कि अरिड रीजन है, वहां पे रेनफॉल वैसे ही कम होता है तो रिचार्ज ही कम होता है, लेकिन यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए यहाँ पे ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। हरियाणा और पंजाब हमें पता है कि दोनों जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के सेंटर्स थे, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जो वेराइटीज ली जाती है व्हीट एंड राइस की, वो उन लोगों को पानी ज्यादा चाहिए, इसीलिए हरियाणा और पंजाब में रेनफॉल अच्छा है, फिर भी यहाँ पे जो भी रिचार्जिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है। याद रखिएगा ये स्लाइड से कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का, और हम जितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका 87% इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, इस साल ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, और ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट जो है वो भी कम हुए हैं। फिलहाल 67% ऑफ ग्राउंड वाटर यूनिट्स जो है वो सेफ जोन में आते हैं, जहां पे एक्सट्रैक्शन रिचार्ज के 70% से कम है। 14% यूनिट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड है और 4% यूनिट क्रिटिकल है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे स्टेट्स में एक्सट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। अभी रीजंस क्या है, क्यों इरिगेशन में इतना ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं? तो फर्स्ट रीजन है इरेटिक मानसून। ठीक है, ड्रॉट्स कभी कभी हो जाते हैं, मानसून का कोई ठिकाना नहीं है, जो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो जब भी मानसून रेनफॉल जब कम होगा, जो मानसून सीजन में ड्रॉट्स आएंगे, उस वक्त ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा होगा। ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा इरिगेशन के लिए। दूसरा कि काफी सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल यूजर को, तो वो लोग इसीलिए जो पावर में सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, ये काफी ज्यादा है। तो ये सब्सिडी की वजह से भी क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का वो लोग रैम्पेंट यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन वो लोग रैम्पेंट करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन दूसरा रीजन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स जो है वो हम यूज करते हैं, और ऐसे सीड्स की वजह से क्या होता है, ये जो सीड्स है ये क्रॉप्स को होने में पानी जो है वो नॉर्मल सीड्स की कंपैरिजन में ज्यादा लगता है, इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होता है। और दूसरा कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हमारे वहाँ ज्यादा उगाए जाते हैं, जैसे कि राइस है। ठीक है, तो इस तरह के क्रॉप्स, राइस है, शुगर केन है, तो ये सब क्रॉप्स हम लोग ज्यादा उगाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एमएसपी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये राइस पे काफी ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए फार्मर्स जो है वो एनकरेज होते हैं राइस उगाने में। लेकिन ये क्रॉप्स जो है वो वाटर इंटेंसिव है, ज्यादा पानी यूज करते हैं। तो ये सब रीजंस है इंडिया में ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए क्यों ज्यादा यूज होता है उसके। तो अभी प्रॉब्लम्स क्या है, ऐसे यूज करने से क्या होगा? तो फर्स्ट तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो लोअर होगा, कम हो जाएगा। स्ट्रीम्स और लेक्स में ग्राउंड वाटर जो पानी है वो कम हो जाएगा, जैसे कि काफी बार ऐसे हमने देखा है कि ये जो सपोज ये लेक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर की वजह से यहाँ पे पानी होता है। अगर ये वाटर टेबल कम हो गया तो पहले जो यहाँ पे पानी होता था ये अभी कम हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रीम्स जो है ये भी कभी कभी ऐसे होता है कि ये ग्राउंड वाटर से निकलती है, तो यहाँ पे भी अगर वाटर टेबल ही लो हो जाएगा तो स्ट्रीम्स में पानी कम हो जाएगा। फिर लैंड सब्सिडेंस, तो जैसे कि ये सरफेस है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर था, तो ये ग्राउंड वाटर अगर कम हो गया, यहाँ पे अगर जगह खाली हो गई, तो ये लैंड जो है वो सबसाइड हो सकती है, मतलब नीचे गिर सकती है, खड्डे हो सकते हैं। दूसरा कि यूजर के लिए भी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, जितना ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा उतना ज्यादा
उनको ट्यूबवेल्स जो है, उनको जो पंप्स है वो हाई क्वालिटी के लगाने पड़ेंगे, हाई कैपेसिटी के लगाने पड़ेंगे। तो ये ट्यूबवेल एस्टेब्लिश करने का खर्च तो आएगा, साथ में इतना नीचे से अगर पानी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें पावर यूज भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होगी। तो ये जो पावर का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा, इसीलिए यूज़र के लिए भी इसका कॉस्ट बढ़ रहा है। वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्राउंड वाटर टेबल जितना नीचा जाएगा, ठीक है, उतनी यहाँ पे कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ में अगर समुंदर के आसपास के कोस्टल एरिया में अगर ये है तो क्या होगा कि ये समुंदर का जो वाटर है ये भी ऐसे ग्राउंड वाटर के अंदर कभी कभी सीप होके आ जाता है। तो इसकी वजह से भी वाटर क्वालिटी जो है उसमें डिटोरिएशन आ सकता है, और सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन हो सकता है। सी का जो सॉल्ट वाटर है वो ग्राउंड वाटर में मिल सकता है। ये सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन जो है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में अभी देखा जाता है, ठीक है ना। फिर वाटर साइकिल को भी ये इंटरप्ट करता है, बिकॉज ग्राउंड वाटर जो है वो ही ऐसे लेक्स और जो भी सीज है उसमें पानी पहुंचाता है, तो उसका ही पानी जो है वो इवेपोरेट होके क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड से फिर रेनफॉल होके वो वापस आता है। तो अगर यही ग्राउंड वाटर कम होगा तो यहाँ पे भी रिचार्ज कम होगा, तो ये जगह पे रिचार्ज कम होगा तो इवेपोरेशन रेट कम होगा, क्लाउड्स कम बनेंगे, रेनफॉल भी कम होगा। तो ये वाटर साइकिल जो है उसको पूरा इंटरप्ट कर सकता है ये चीज़। और फूड सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है, फूड सिक्योरिटी कम हो सकती है, बिकॉज अगर ग्राउंड वाटर कम है तो इरिगेशन के लिए कम पानी मिलेगा और हमें क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होगा। याद रखिएगा, इरिगेशन के लिए हम इतना ग्राउंड वाटर क्यों यूज करते हैं? 4 रीजन है: इरेटिक मॉनसून, सब्सिडी, हाई सब्सिडी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। और प्रॉब्लम्स क्या है इसके? तो वाटर टेबल लो होता है, ठीक है, स्ट्रीम्स और लेक में जो है वो पानी कम हो जाता है, लैंड सब्सिडेंस हो सकता है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की, वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है, सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन हो सकता है, वाटर साइकिल को ये इंटरप्ट करता है, और इवन इन द लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी को ये हैम्पर कर सकता है। चलो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टेमिस मिशंस? फर्स्ट, demonstrate new technologies, capabilities and business approaches needed for future exploration including Mars. Second, broaden the commercial and international partnerships of NASA. Third, inspire a new generation and encourage careers in STEM. Fourth, study the moon to learn more about the origin and history of Earth, moon and our solar system. Select the correct answer from the options below. First option is 1 and 2 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2, 3 and 4, D 3 and 4 only. Pause the video and guess the answer. ओके, इसका आंसर है सी 1, 2, 3 एंड 4, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।